रहीम। अब लिक्विड्स का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। अच्छा, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखना है कि डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है। लिक्विड्स जो है ना, उनमें डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है। डिफ्यूजन बेसिकली क्या होती है कि जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं लेकिन हम उनको आउटसाइड से स्टेयर नहीं करते, हम लोग खुद नहीं उनको मूव करवाते, खुद ही से मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, डिफ्यूज़ कर जाते हैं। ठीक है। और जो मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो मोशन शो करते हैं, एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड होते रहते हैं। इसी मोशन की वजह से लिक्विड्स विस्कस भी होता है और उनका एक सरफेस टेंशन भी होता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्पेस होती है। ये जो स्पेसेस हैं, अब सॉलिड के देखो, उसके अंदर बिल्कुल भी स्पेसेस प्रेजेंट नहीं है। लिक्विड के अंदर सॉलिड से थोड़ी ज़्यादा स्पेस होगी, लेकिन जो गैस है उससे कम स्पेस होगी। अब लिक्विड्स के अंदर स्मॉल स्पेसेस होती हैं, ठीक है, और ये स्मॉल स्पेसेस जो हैं वो उसको लिक्विड को फ्लूइडिटी देती हैं, फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी। फ्लूइडिटी का मतलब होता है कि अगर हम लोग यहाँ पे पानी गिराया है ना, तो वो उस जगह पे बह के चला जाएगा। ये बेसिकली उसकी फ्लूइडिटी का नेचर होता है। और उसके कंप्रेसिबिलिटी को कम करती हैं कि लिक्विड्स इतने कंप्रेसिबल नहीं होते, क्योंकि ऑलरेडी इतनी कम स्पेस है, तो मज़ीद हम उसको इतना कंप्रेस नहीं कर पाते। गैसेस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड्स में प्रेजेंट होती हैं, जो बेसिकली गैसेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन सॉलिड से वीक होती हैं। कौन कौन सी फोर्सेज होती हैं? हमारे पास डाइपोल डाइपोल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज। आगे हम इन फोर्सेज को देखेंगे। अब इन्हीं फोर्सेज की वजह से लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, उसकी विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ इफेक्ट होती हैं। अगर उसके दरमियान देखो, लिक्विड के दरमियान में फर्ज कर लो क्या फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा। उसकी फोर्सेस को तोड़ने के लिए हमें बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है। अब इसकी तरह उसकी विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन जो है वो भी उसकी बॉन्डिंग से इफ़ेक्ट होती है। अगर हमारे पास एक ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर उसकी विस्कोसिटी भी हाई होगी और उसका सरफेस टेंशन भी हाई होगा। अगर ऐसा लिक्विड है जिसकी बॉन्डिंग हमारे पास बहुत वीक है, वो अच्छे से बॉन्डिंग उसमें नहीं हुई, तो फिर हमारे पास विस्कोसिटी भी लो होगी और सरफेस टेंशन भी लो होगा। अब जैसे आप लोग हनी को देखो, शहद जो है वो हाईली विस्कस है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर बॉन्डिंग जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये डिपेंड करता है कि लिक्विड के अंदर बॉन्डिंग किस तरह की है। बॉन्डिंग अभी हमने आगे पढ़ना है उसको। काइनेटिक एनर्जी होती है, मॉडरेट एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा भी एनर्जी नहीं होती, बहुत कम नहीं होती। जैसे गैसेस में बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, सॉलिड्स में ना होने के बराबर होती है। ठीक है। और ये इसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है। लिक्विड की जो एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी अगर हम उसको टेम्परेचर दे रहे हैं। अगर टेम्परेचर हम लोग ज़्यादा देंगे तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखनी है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेसिकली ऐसी फोर्सेस हैं जो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, उसके सरफेस टेंशन को इफेक्ट करती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझो। अगर ये जो हमने कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड्स पढ़े थे ना, ये जैसे अगर हमारे पास ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और ये एक हाइड्रोजन है, वाटर का स्ट्रक्चर है। अब ये वाले जो बॉन्ड्स हैं, ये क्या बेसिकली हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है और ये इस मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग है। लेकिन अगर यहाँ पे एक और हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है और उसके दरमियान में बॉन्डिंग है, तो ये वाली जो रेड कलर की मैं बना रही हूँ, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, हम इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहेंगे। सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है हमारे पास लंडन डिस्पर्शन फोर्स। लंडन डिस्पर्शन फोर्स बेसिकली टेम्परेरी डाइपोल्स जब हमारे पास बनते हैं ना,
एक मॉलिक्यूल में जब उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे देखो एक मॉलिक्यूल है जिसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उसके अंदर टेम्परेरी डाइपोल क्रिएट होगा। एक साइड पे उसके पॉजिटिव सा चार्ज आ जाएगा, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे अब हम ये वाटर वाले को देखते हैं, ये हमारे पास ये वाटर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर हम लोग डाइपोल्स देखो तो यहाँ पे हमारे पास पार्शली नेगेटिव चार्जेस हैं, यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव, यहाँ पे भी पार्शली पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा। अब आगे आ जाओ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। इस तरह से हमारे पास जो है ना कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर ना इंस्टेंट डाइपोल्स बनते हैं। अब ये देखो, अगर हमारे पास एक हीलियम का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर एक एटम है, सॉरी, अब हीलियम का एटम है, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट तो नहीं है ना, दो एटम्स तो नहीं है ना कि वो आपस में किस तरह से कांटेक्ट करेंगे। तो क्या होता है कि हीलियम के अपने ही एटम के अंदर कुछ जगह पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं, तो वो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कुछ जगह से इलेक्ट्रॉन जब मूव कर जाएंगे, लीव कर जाएंगे, उसको पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और कुछ देर के लिए कुछ हमारे पास इस तरह से चार्जेस अपनी लोकेशन को चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक पॉजिटिव साइड आ जाती है और एक नेगेटिव साइड आ जाती है, और इसमें हमारे पास इंटरेक्शन बनना स्टार्ट हो जाती है। अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होती है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। अब पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे क्लोरीन है और हमारे पास हाइड्रोजन है। अब क्लोरीन और हाइड्रोजन पोलर मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। क्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव है क्लोरीन की निस्बत। क्लोरीन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन का जो शेयर्ड पेयर है उसको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। जो हमने वाटर की अभी एग्जाम्पल देखी थी, वाटर भी पोलर मॉलिक्यूल है, तो हम यहाँ पे भी वाटर की एग्जाम्पल। इसके अलावा वाटर में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, हम बाद में भी पढ़ते हैं। अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को छोड़ा, अभी या फिलहाल ये देखो कि ये दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरेक्शन हो रहा है, ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है। फिर हमारे पास डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस का मतलब है ये किसके दरमियान में होती है? एक पोलर मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर पोल्स बने होते हैं और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, अगर हमारे पास ऑक्सीजन और वाटर है, अब पहले हम इसकी केमिस्ट्री थोड़ी सी समझते हैं। अब ये हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है और ये हमारे पास एक कह लो कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। अब ऑक्सीजन के अंदर देखो, जितना ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी उतना ही, इसके ऊपर कोई पोल्स नहीं बने हुए। अब यहाँ पे हमारे पास पोल्स बने, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पे हमारे पास इस तरह के मॉलिक्यूल में ये वाला मॉलिक्यूल पोलर होगा, ये वाला जो है वो नॉन पोलर होगा। अब इनके दरमियान में जो इंटरेक्शन होगी उसको हम लोगों ने नाम देना है डाइपोल। ये तो डाइपोल होगा, ये डाइपोल, ये इसको भी डाइपोल में कन्वर्ट कर देगा थोड़े से टाइम के लिए, इंड्यूस डाइपोल, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हो जाए, जैसे आर्गोन है, ये हमारे पास इंड्यूस डाइपोल होगा, या फिर जैसे यहाँ वाटर है, ये ऑक्सीजन है, ये इंड्यूस डाइपोल होगा। ये कुछ देर के लिए अपने आप को पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। ये इस वजह से होता है कि ये बेसिकली देखो, यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन्स, वो यहाँ पे वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे और वो वाले इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पे चल जाएंगे, लेकिन ये बहुत टेम्परेरी टाइम के लिए होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास बड़ी स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल की एक टाइप है और ये सिर्फ इन वाले एलिमेंट्स में हो सकती है। फ्लोरीन में हो सकती है, ठीक है, हमारे पास ऑक्सीजन में हो सकती है, नाइट्रोजन में, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें क्लोरीन में भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर नहीं होती। अब ये किस तरह से होती है? जैसे ये ऑक्सीजन है हमारा, ये हाईली नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये पॉजिटिव है। इन दोनों के दरमियान में जो इंटरेक्शन होगी वो क्या होगी? हमारे पास डाइपोल डाइपोल सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग और भी देखेंगे डिटेल। अब यहाँ पे आ जाओ जी, आयन डाइपोल फोर्सेस क्या होती हैं? आयन डाइपोल फोर्सेस होती है कि कोई भी हमारे पास आयन है, जैसे एनाइन है नेगेटिव और केटाइन है पॉजिटिव, उसके दरमियान और एक पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्सेस होंगी वो आयन डाइपोल फोर्सेस होंगी। आयन डाइपोल फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर ये ना होना तो हम कभी भी जो आयन्स है ना उनको वाटर में डिजोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वाटर तो एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो हम लोगों को डिजोल्व करने के लिए एनाइंस को वाटर में हमारे पास ये आयन डाइपोल फोर्सेस का होना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं बेसिकली कि इफ़ेक्ट्स क्या पड़ते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के। बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, उसको बॉयल करने में उस लिक्विड को हमें बड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। विस्कोसिटी भी हमारे पास ज़्यादा हो। विस्कोसिटी क्या होती है? रेजिस्टेंस टू फ्लो। अगर कोई चीज़ फ्लो नहीं करना चाहिए, वो गाढ़ा है बेसिकली। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो बेसिकली हमारे पास क्या होना है, वो चीज़ फ्लो नहीं करेगी। जैसे हनी की मैंने आपको एग्जांपल दी थी। सरफेस टेंशन है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी, बात मैंने आपको ऑलरेडी भी बता चुकी है। इवेपोरेशन जो है ना, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, ठीक है, बहुत लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस या बहुत वीक फोर्सेस हैं, तो फिर हमारे पास क्या होगा? इवेपोरेशन बहुत तेज़ी से हो जाएगी। जैसे एक अल्कोहल है, वो बेसिकली जल्दी इवेपोरेट कर जाएगी, और वाटर जो है वो इतनी जल्दी इवेपोरेट नहीं करता। वाटर के अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, हाइड्रोजन,
बॉन्डिंग की फोर्सेस हैं। ओके, अब यहाँ से आप लोगों ने देख लिया। अगर हम लोग इनकी स्ट्रेंथ, अच्छा मैंने ना आपको पॉइंट समझाना था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखो ये हमारे पास ना एक कंटेनर है, यहाँ से हीट उसको आ रही है, इसके अंदर वाटर रह गया समझ लो, और ऊपर हमारा यहाँ पे एटमॉस्फेयर का भी कुछ प्रेशर एटमॉस्फेयर लगा रहा होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे पास इस लिक्विड का कितना प्रेशर हो इसके बॉयल करने की वजह से कि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के प्रेशर के जितना हो जाए, तब जाके हम कहेंगे हमारा लिक्विड या फिर हमारा जो वाटर है वो बॉयल कर गया। अच्छा, अब अगर फ़र्ज़ करो मैं बाहर का प्रेशर चेंज कर दूँ इन्वायरमेंट का, अगर मैंने प्रेशर चेंज कर दिया, उससे क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इस लिक्विड का वो भी चेंज हो जाएगा। आपकी बुक में डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि मरी हिल्स पे ये बॉइलिंग पॉइंट होगा, और इस तरह से आपकी बुक में कुछ ऐसे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, आपने उनको ज़रूर याद कर लेना। एक बार मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ आपको। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग देखो, अगर हमारे पास हाई एल्टीट्यूड है ना या हाइट ज़्यादा है, तो हमारे पास लो बॉइलिंग पॉइंट होना है वाटर का, ठीक है। वाटर कम टेम्परेचर पे बॉईल कर जाएगा, ठीक है। वो बहुत तेज़ बॉईल करेगा और लेकिन बहुत लो टेम्परेचर पे बॉईल कर जाएगा। लाइक देखो माउंट एवरेस्ट पे 69 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल कर जाएगा। अगर हम लोग लो एल्टीट्यूड पे हैं, सी लेवल पे हैं, तो फिर 100 डिग्री सेल्सियस जो नॉर्मल अब हम लोग देखते हैं, तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर जाएगा। अगर हम सी लेवल से भी बिलो हैं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, वो मज़ीद हाई हो जाएगा, ठीक है। ये प्रेशर के डिफरेंस की वजह से होता है। अब वापस आ जाओ अपने टॉपिक पे। अब हमने देखने के डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं उनकी स्ट्रेंथ में क्या होता है। सबसे ज़्यादा जो है ना हमारे पास स्ट्रेंथ है आयन डाइपोल फोर्सेस की, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, फिर डाइपोल की, फिर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल की, और एंड पे वीकेस्ट जो है वो हमारे पास है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हमारे पास सबसे ज़्यादा वीकेस्ट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरेक्शन है। बेसिकली वो हाइड्रोजन के दरमियान और किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान होता है, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक हाइड्रोजन होता है जो पार्शली पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब वो अट्रैक्ट हो जाता है एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दूसरे हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। वो ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ठीक है। अब ये जो फोर्सेस हैं ये वैन डेर वाल फोर्सेस से स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, लेकिन कोवलेंट फोर्सेस से वीक हैं। अब कोवलेंट बॉन्ड तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है क्योंकि वो दो एटम्स के दरमियान में बन रहा होता है। ये वाली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो रही है, तो ये तो डिफरेंस हमारा रहेगा ही रहेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग देख लेते हैं। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है एक मॉलिक्यूल। एक वाटर का मॉलिक्यूल एक टाइम पे 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बना सकते हैं। मैं आपको भी याद दिखाती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो बेसिकली हमारे पास 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे बन रहे हैं। ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना, ये दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड बना, ये तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन। इस तरह से एक वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है, जिसकी वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है, सरफेस टेंशन हाई हो जाता है, और जो आइस है उसकी डेंसिटी लो होती है लिक्विड वाटर से। ये हम एंड पे टॉपिक पढ़ते हैं। अमोनिया जो है बेसिकली वो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एक मॉलिक्यूल। अमोनिया के पास लोन पेयर होता है, उसके पास हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। अब देखना है हमने कि वाटर का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अमोनिया की हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के कंपैरिजन में वीक होती है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो इतना ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है। अब बेसिकली हम देखें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है, लेकिन जो फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है या HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर से वीक होती है। क्यों? अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने देखना है फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, लेकिन इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर अमोनिया से स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहती हूँ जो काफ़ी बच्चों को इशू आता है। देखो, अगर हम लोग एक हाइड्रोजन बॉन्ड को कंपेयर करें HF के अंदर और H2O के अंदर, सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड को कंपेयर करें तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग HF के अंदर होगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में स्ट्रॉन्ग है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में स्ट्रॉन्ग है, वो वाटर में स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि वाटर ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है और HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनते हैं, इसलिए वाटर की टोटल ओवरऑल हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF से स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन अगर हम एक हाइड्रोजन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को किस स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो वो HF की ज़्यादा है और वाटर की कम है, ठीक है। ये आपने कॉन्सेप्ट अपना याद रखना है। तो जो HF की स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वाटर अमोनिया दोनों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसका HF का भी हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब हमने देखना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बेसिकली हमारे पास
क्या इंपॉर्टेंस है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना वो बॉइलिंग पॉइंट्स को बढ़ा देती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ा देती है, और इसके अलावा बायोलॉजिकल कंपोनेंट जैसे डीएनए प्रोटीन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अच्छा, डीएनए की जो हम लोगों ने बेसिस नहीं पढ़े थे, एडिनाइन, थाइमीन, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। अगर हम लोग स्ट्रेंथ देखें तो एचएफ का एक हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अमोनिया से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, इवेपोरेशन बेसिकली हमारे पास वो फिनोमेना है जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स किसी कंटेनर में होंगे और उनको इनफ काइनेटिक एनर्जी मिलेगी कि वो उस लिक्विड के कंटेनर को लीव कर सके, तो उसको हम लोग इवेपोरेशन कहेंगे। इवेपोरेशन बढ़ती है अगर टेम्परेचर ज़्यादा कर दो, सरफेस एरिया बढ़ा दो। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगी, इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगी, इवेपोरेशन कम हो जाएगी। एयर की मूवमेंट होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। अब वेपर प्रेशर बेसिकली हमारे पास वो प्रेशर है जो वेपर्स एग्जर्ट करते हैं लिक्विड के साथ, ठीक है, इक्विलिब्रियम में दोनों का प्रेशर जो है वो इक्वल होता है। वेपर प्रेशर बढ़ता है जब हमारे पास टेम्परेचर बढ़ता है, और अगर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अच्छा, यहाँ पे याद रखनी है, वेपर प्रेशर जो है वो सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और जो वोलेटाइल लिक्विड हैं उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और जो हमारे पास बहुत हाईली विस्कस लिक्विड्स हैं उनका वेपर प्रेशर कम होगा। अब हमने इनका आपस में रिलेशन देखना है। अगर फास्टर इवेपोरेशन हो रही है ना, तो जो वेपर प्रेशर है वो भी ज़्यादा बनता जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। अगर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं तो उससे क्या होगा, वेपोरेशन ज़्यादा होगी और वेपर प्रेशर भी हमारे पास इंक्रीज़ होता जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है तो वेपर प्रेशर बहुत कम होगा। अब हमने देखना है बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का आपस में क्या रिलेशन है। बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली क्या होता है, कोई लिक्विड तब बॉयल करता है जब उसके अंदर का जो प्रेशर है या फिर उसका वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल जब हो जाएगा तब वो लिक्विड बॉयल कर जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास ऐसा अगर हाई वेपर प्रेशर है तो उसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी कि वो बहुत जल्दी बॉईल कर देगा। लो बॉइलिंग पॉइंट होने का मतलब है कि वो काफ़ी कम हीट लेकर बॉईल कर जाएगा। लेकिन अगर उसका कोई ऐसा लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर ही बड़ा कम है तो वो हाई बॉइलिंग पॉइंट लेगा, यानी कि उसे हम बहुत ज़्यादा हीट देंगे तब जाके वो बॉईल करेगा। जैसे वाटर है हमारे पास, अब वाटर बेसिकली इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जो एथेनॉल है उसके अंदर कुछ हद तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती एथेनॉल के अंदर, जिसकी वजह से एथेनॉल जो है वो बहुत कम टेम्परेचर पे इवेपोरेट कर जाएगी, लेकिन जो वाटर है वो ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेल्सियस पे इवेपोरेट करेगा। अच्छा, ये जो सारी उसका बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये डिपेंड करता है कि प्रेशर कितना, एक्सटर्नल प्रेशर कितना, क्योंकि वेपर प्रेशर में किसका इक्वल होना, एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है एक्सटर्नल प्रेशर पे। अब हम लोग प्रेशर अगर चेंज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट्स भी चेंज होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखो, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है एक्सटर्नल प्रेशर पे। बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर है जब वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। जैसे वाटर बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, लेकिन अगर हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर जो है उसको बहुत हाई कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई हो जाएगा। जैसे प्रेशर कुकर में किसी भी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट बहुत बढ़ जाता है। अगर हम प्रेशर ही बड़ा कम कर देंगे तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम हो जाएगा। जब हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं वहाँ पे प्रेशर कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का रिड्यूस हो जाता है। अब ये फिनोमेना हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, बेसिकली प्रेशर कुकर्स में यूज़ करते हैं जिससे हम जल्दी से खाना बना सकते हैं। हाई एल्टीट्यूड्स पे बहुत लो बॉइलिंग पॉइंट होता है जिससे कुकिंग टाइम कम होता है, जल्दी से खाना बन जाता है। यही फिनोमेना हम लोग वैक्यूम डिस्टिलेशन में भी यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो सारे डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स वाले पार्टिकल्स हैं ना, सब्सटेंसेस हैं, वो इजीली सेपरेट हो जाते हैं और वो ख़राब भी नहीं होते। अच्छा, अब आप लोग ने ये वाला एक टेबल देखो, इसको ना अपने बुक पे नोट कर लो साथ साथ। अब जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बेसिकली क्या होता है 100। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या है 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर हमारे पास जो वेपर प्रेशर कितना होगा उसका 23। और अब यहाँ पे हमारे पास एक्सटर्नल जो प्रेशर है ना वो क्या है, बेसिकली नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये सारी जितनी भी हम लोगों ने वैल्यूज़ दी हैं ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो कि जो हमारे पास वाटर है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एथेनॉल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पर एथेनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह अगर ग्लिसरीन देखें तो उसकी वाटर से भी कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, उसके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो वेपर प्रेशर बहुत कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाएगा। ये दोनों आपस में इन्वर्स हैं। देखो, वेपर प्रेशर इतना कम है तो कितनी हमें हीट देनी पड़ेगी तब जाकर उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरह जो एसीटोन है, एसीटोन का हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वीक फोर्सेस हैं, डाइपोल।
इसी तरह हमारे पास डाइथाइल एथर का भी बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास बहुत ही कम है। बेंजीन का भी बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास कम है, उसके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। ये आप लोग यहाँ से पता लगा सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का आपस में क्या रिलेशन है। अगर हमारे पास वेपर प्रेशर बहुत कम है तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। अब हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना है, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अच्छा, वाटर की जो डेंसिटी है ना वो काफ़ी वेरी करती है। वाटर की डेंसिटी ना इंक्रीज़ होती है 100 से 4 डिग्री सेल्सियस पे। देखो, अगर हम लोग कम टेम्परेचर की तरफ जा रहे हैं ना 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ, तो वाटर की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ होगी। लेकिन अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस से आगे 0 डिग्री सेल्सियस तक जा रहे हैं तो फिर वाटर की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज़ होगी। ठीक है, ये 4 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर है जिस पर वाटर की डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम है। वाटर मैक्सिमम डेंस है 4 डिग्री सेल्सियस पे। वाटर है ना वो मैक्सिमम डेंसिटी शो करता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगर तो हम 4 डिग्री से 0 डिग्री तक जा रहे हैं तो वाटर की डेंसिटी डिक्रीज़ होनी है और उसका वॉल्यूम बढ़ना है। इसी तरह अगर हम लोग 100 डिग्री 4 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो फिर भी डेंसिटी कम हो रही है। मैक्सिमम डेंसिटी है 4 डिग्री सेल्सियस। इस 4 डिग्री सेल्सियस को आप लोगों ने नहीं भूलना। अगर हम लोग 4 डिग्री से कम जाए तो वाटर एक्सपैंड करता है, ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट मज़ीद नहीं करता, जिससे वाटर की डेंसिटी मज़ीद क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, इसी वजह से जो आइस है, बर्फ़ है, वो वाटर से लेस डेंस होती है और वो ऊपर फ्लोट करती है। ठीक है, वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। अच्छा, इसका एक बड़ा फ़ायदा क्या होता है बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो, अगर नीचे बहुत ठंडा पानी है और आइस फ्लोट करके एक मज़ीद इंसुलेशन की लेयर बना देती है, वो ऊपर आ जाती है और नीचे जो सारे फिशेस वगैरह वो यहाँ पे सरवाइव नीचे कर लेती हैं। ठीक है, तो ये इसका बायोलॉजिकली फ़ायदा। या फिर इकोसिस्टम में अगर हम इसके कॉजेज़ देखें कि क्यों इस तरह से होता है, बेसिकली इस तरह से होता है क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना वो एक ओपन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना देती है आइस के अंदर, जिससे आइस का वॉल्यूम बढ़ जाता है मगर डेंसिटी कम हो जाती है, वो हल्की हो जाती है, वो वाटर के ऊपर आ जाती है। इसका हमें फ़ायदा देखिए, एक्वेटिक लाइफ में फ़ायदा, आइस जो है ना वो एक इंसुलेशन बना देती है जिससे बाकी जो नीचे वाली सारी फिश वगैरह है एक्वेटिक लाइफ है वो जमती नहीं है। और थर्मल सर्कुलेशन में इसका एक इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सही से वो सर्कुलेट करते रहते हैं। क्लाइमेट रेगुलेशन में बेसिकली हीट लॉस से बचाती है और टेम्परेचर को स्टेबलाइज रखती है। अब यहाँ पर आप इसके स्ट्रक्चर में देख सकते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से एक ओपन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन गया। हाइड्रोजन बॉन्ड है वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। अगर हम लोग आइस को मेल्ट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स कम हो रहे हैं, उसका ओपन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर खत्म हो रहा है, और वाटर में देखो इसका नहीं है उस तरह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल है, अगर आप फ्रोज़न कोई लेक देखो, ऊपर आइस की क्लेयर होगी, ठीक है, और नीचे हमारे पास लिक्विड वाटर होगा। अब ये हम लोगों ने क्विक रिवीजन, ये वाला मैंने आपको सारा रिवाइज करवा दिया था। यहाँ पे हमारे जो लिक्विड का चैप्टर है ना वो एंड होता है। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे सॉलिड्स। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।